गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता होगा पार्ट 1 की वीडियो में मैंने दर्पण तक पढ़ा था, यानी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। जो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। यहाँ तक मैंने पार्ट 1 वीडियो में कवर किया था और आपको जैसे कि पता होगा 3 या 4 वीडियो में प्रकाश का परावर्तन जो लेसन है उसको मैं समाप्त कर दूंगा। और अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो पार्ट 1 वीडियो जाकर देख लीजिए। और पार्ट 1 वीडियो में 6ठा क्वेश्चन में कुछ गलती है। किरण जो है प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, और मैंने वीडियो में किरण को चलने के पथ को किरण कहते हैं ये लिख दिया, लेकिन वहां पर आप सुधार लीजिएगा, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करने में कंजूसी ना करना और फॉरवर्ड कर लेना दोस्तों के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हम पीछे की ओर बढ़ते हैं दर्पण के बारे में। ठीक है, तो दर्पण जो है एक्चुअली जो है 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं ये भी समझ गए हैं, जिसका सतह बराबर होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जो है खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। परवलयिक दर्पण जो खोखले गोले का भाग नहीं होता है, उसे जो गोल नहीं होता है उसे हम परवलयिक दर्पण कहते हैं। आप समझते हैं, मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन ये देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये दोनों जो है गोलीय दर्पण के ही प्रकार हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण होते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को मिस ना करना। अगर आप वीडियो को मिस करते हैं तो आपको काफी जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा। लेसन बाय लेसन में ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। उत्तल दर्पण के बारे में समझते हैं। आंसर है जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, जिस गोलीय दर्पण, यहाँ पर गोलीय दर्पण इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि उत्तल दर्पण जो है गोलीय दर्पण के ही प्रकार है। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बीच में उभरा या उठा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं या उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी किसी भी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बीच में उभरा या उठा रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये एक दर्पण है, नीचे दर्पण की ओर है और इसके बीच में देखिए उभरा सा है, यहाँ पे उभरा सा है और यहाँ पे उठा सा है। ठीक है, यहाँ पे उभरा सा है और यहाँ पर उठा सा है। तो बीच में अगर उभरा सा और उठा सा रहे तो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, अगर आप इस फिगर के माध्यम से नहीं समझे हैं तो आइए हम इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये रियल फिगर है। ठीक है, आपका अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आंसर लिखना और ये फिगर देना। ठीक है, देखिए ये एक क्या है, उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में देखिए यहाँ पर ये बीच वाला है। ठीक है, ये जो है बीच है और बीच में क्या है, इस प्रकार जो है उभरा या उठा है। ये जो बीच में जो लाल लाल इस प्रकार जो दर्पण किया गया है ये क्या है, उभरा या उठा है, तो इसी को हम कहेंगे उत्तल दर्पण। याद रखना, सिर्फ बीच में उभरा या उठा रहे उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और देखिए अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बीच में धंसा हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अपोजिट मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इसमें बीच में उभरा या उठा रहता है, यानी समझो कि उठा रहता है और इसमें धंसा रहता है। ठीक है, इसमें उठा रहता है तो उत्तल दर्पण कहलाएगा, इसमें अगर धंसा रहेगा तो अवतल दर्पण कहलाएगा। तो याद रखना, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बीच में धंसा रहता हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। चित्र के माध्यम से समझिए, ये एक अवतल दर्पण का फिगर है। ये देखिए ये बीच होता है। ठीक है, मैं आपको एक पेज में समझाऊंगा। ठीक है, ये देखिए पेज है आपका। दर्पण जो है इसी प्रकार बनती है, दर्पण जो है इस प्रकार बनती है और ये जो है दर्पण जो बनता है इसी को बीच सतह कहते हैं, इसी को बीच सतह। ठीक है, तो एक दर्पण बना है, इसके बीच अगर ये लाइन रहा, यानी कि ये लाइन अगर रहा तो ये समझो कि उभरा या उठा है, और अगर इसके बाहर रहा, इसके बाहर रहा और बीच में क्या रहा, धंसा रहा। ये अगर इसके बाहर रहेगा तो बीच में क्या हो जाएगा, धंस जाएगा, तो इसी को कहेंगे हम बीच में धंसा। तो उसी प्रकार आप याद कर सकते हो, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बीच में धंसा होता हो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जब मैं आपसे ये लेसन खत्म हो जाएगा, ये लेसन समाप्त हो जाएगा, तो आपको हम प्रकाश का परावर्तन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव टेस्ट करेंगे। आप लोग आना ना बिल्कुल भूलिएगा। ठीक है, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसमें आपको मैं क्वेश्चन दूंगा
अपने दिमाग से दूंगा जो जो मैंने आपको पढ़ाया। जैसे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन दे देंगे 1 2 3 4, तो आप लोग आंसर देना, ठीक है। इस प्रकार तो आप लोग जो है रेडी करिए, लाइव टेस्ट में जरूर आऊंगा और टेस्ट लूंगा किसका प्रकाश का परावर्तन का लेसन जो है अच्छे से कंप्लीट है। चलिए आप बढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम की ओर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखे। तो आंसर देखिए, परावर्तन जो है 2 प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं, जिस सतह से प्रकाश टकरा कर लौटती है उसे हम प्रकाश का यानी परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, नियमित और अनियमित। अब देखिए नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है। आपको इस क्वेश्चन में ध्यान के देना है कि जब प्रकाश की किरणें चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, ठीक है, चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे कण नियमित रूप से परावर्तन हो जाते हैं और इसी को हम कहेंगे नियमित परावर्तन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा लिखकर, ताकि आपके माइंड में अच्छे से इमेज सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। एक बार और आंसर को पढ़िए। जब प्रकाश की किरणें चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, जैसे एक सतह बनाते हैं, ये सतह जो है चिकनी या चमकीली सतह है, ठीक है। ये सतह क्या है, चिकनी या चमकीली सतह है। तो अगर जब प्रकाश की किरणें चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, इस पर पड़ती है, तो ये क्या करता है, नियमित रूप से, ये क्या करता है, नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है। ये जो है नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करेगा, उसी को हम कहेंगे नियमित परावर्तन। और उसके अपोजिट है अनियमित परावर्तन। इसके में भी आपको समझना पड़ेगा, जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है, ठीक है। रुखड़ी मतलब ऊपर नीचे, ठीक है, उठा धसा। तो जब रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है, यानी प्रकाश का परावर्तन हो जाते हैं और उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब इसको भी समझना है, रुखड़ी और चमकीली सतह, ये एक रुखड़ी और चमकीली सतह है, ठीक है। ये दर्पण है और इस पर प्रकाश पड़ेगी तो एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। इसका पता चल रहा है कि प्रकाश किधर जा रहा है, नहीं ना। और इसमें अगर यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा तो ये सीधा इधर जाएगा। जैसे इधर प्रकाश पड़ा तो ये सीधा इधर जाएगा, है ना। तो इसमें देखिए कोई इधर जा रहा तो कोई इधर चल जाएगा। तो ये एक रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ेगा तो उसे हम अनियमित परावर्तन कहेंगे। जो चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ेगा उसे हम नियमित परावर्तन कहेंगे। ये क्लियर है, आपको समझ में आ रहा, बताना। और वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करना, ठीक है। चलिए आप पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर सवाल कहता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये मैंने बता दिया था। जो रियल में प्रतिबिंब बनाता है, वास्तव में प्रतिबिंब बनाता है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब भी मैंने बताया था, पार्ट 1 वीडियो में, सारे देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, फिर आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अंतर समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब का। पहला है, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक कटान से बनता है। दूसरा देखिए, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक का जो प्रतिबिंब बनता है या होता है वो हमेशा उल्टा होता है। तीसरा देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। और फोर्थ देखिए, यह दर्पण के सामने बनता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है। अब देखिए आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं। यह किरणों के आभासी कटान से बनता है। ये पहला है आभासी का, यह किरणों जो है आभासी कटान से बनता है। वास्तविक में बनेगा वास्तविक कटान से और आभासी में बनेगा आभासी कटान से। आभासी का दूसरा देखिए अंतर कहता है, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, बल्कि इसमें प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी में प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तीसरा देखिए, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। और देखिए आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर आप नहीं उतार सकते हैं। और अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो आप वास्तविक प्रतिबिंब को आराम से आप उतार सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में इस प्रकार भी पूछ देगा कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो फटाक से आप लोग आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। आप लोग जो है इस प्रकार भी आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए, बीच में लाइन पढ़ते हैं, एक तरफ लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ आभासी प्रतिबिंब। तो मतलब वही बात है। देखिए ये जो वास्तविक प्रतिबिंब का है इस तरफ आप लिख लोगे और ये आभासी प्रतिबिंब का जो अंतर है इसको इस तरफ लिख दोगे तो बात बराबर है, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं जब बोर्ड एग्जाम का लास्ट आएगा ना, तब मैं आपको गेस टिक लगाऊंगा, तो आप लोग आराम से लगाना। सिर्फ आप लोग पीडीएफ को नोट्स लेकर के रखना। आपको पीडीएफ लेने के लिए एक नया ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसमें ज्वाइन होने के लिए आपको जो है 100 रुपया फीस देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपके चैनल के लिए ही योगदान है। ये 100 रुपया जो आपसे लिया जा रहा है, ये मैं अपने के लिए नहीं ले रहा हूँ। जैसे कि चैनल पे आप के लिए लाइव लेकर आता हूँ तो लाइव अटक जाता है, इसके लिए मैं कुछ सामान खरीदना चाहूंगा। तो आप लोग के लिए योगदान से चैनल आगे बढ़ेगा, तो आप लोग सपोर्ट करिए। वनली आपको ग्रुप में ऐड करेंगे और हैंड राइटिंग पूरा देंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट्स देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का। तो आप लोग इतना कम पैसे में आप लोग क्या चाहते हैं, तो फटाक से आप लोग जो है पेमेंट्स या पे फोन से कर लीजिएगा। आप मुझे इस नंबर से कांटेक्ट करिए 7254018562। ठीक है, इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए और फिर उसके बाद बोलिए कि हमें ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो आपको नंबर दिया जाएगा। पे फोन पे कर सकते हैं या गूगल पे से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर के भी पूछे जाते हैं, 2 नंबर के भी पूछे जाते हैं। अब आपको आंसर कैसे देना है आपको ये समझना है। ठीक है, पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब और विशेषताएं को लिखें। समतल दर्पण के द्वारा, ठीक है, बल्कि समतल दर्पण हम किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। समतल दर्पण हम लोग किसे कहते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो समतल दर्पण के द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनेगा और उसकी विशेषता को आपको दर्शाना है। ठीक है, तो उत्तर देखिए, आप लोग आंसर दीजिए, समतल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तर है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब और विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला देखते हैं, पहला प्रतिबिंब और विशेषता क्या कहता है, समझना है ध्यान से। ठीक है, पहला है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार का बराबर होता है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार जितना होता है उतना वस्तु का आकार का भी होता है। ठीक है, यानी कि दोनों मेंटेन बराबर होता है। तीसरा देखिए, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ये वास्तविक, ये जो समतल दर्पण जो है, इसमें क्या होता है, आभासी भी होता है। मैं आगे आपको समझाऊंगा। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ठीक है, 4 देखिए, प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी ये जो समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो क्या होता है, वो आभासी होता है, याद रखना। ठीक है, आभासी होता है। 5 कहता है, देखिए, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। तो आपको समझना है, प्रतिबिंब दर्पण के उतना पीछे बनेगा जितना जो है वस्तु दर्पण से आगे रहेगा। ठीक है, तो ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैं आपको समझाऊंगा। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछ दें, अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछ दें, तो आपको किस प्रकार आंसर देना है, और अगर आपको 5 नंबर के पूछ दे तो आपको किस प्रकार आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए, ये जो मैंने इतना जो आंसर लिखा है, 1 2 3 4 5 अंतर है, विशेषता है, प्रतिबिंब है, तो ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है। ठीक है, और अगर आपके 2 नंबर का सवाल पूछ दे तो आपको लिखना है क्या, बस 3 तक लिखोगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा पूरा। ठीक है, या आप पूरा लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप 3 भी लिख दोगे, 2 नंबर का सवाल रहेगा तो आपको दे देगा पूरा मार्क्स। अगर 5 नंबर का रहा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तब आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार और रिवीजन करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। 5 है, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु की दर्पण के आगे बनता है। ठीक है, यानी आगे रहता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा 25 नंबर सवाल कहता है, ये जितने भी मैंने आपको समझाया ये सब क्लियर है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। ठीक है, और इसको समझना है, पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं। ठीक है, पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं, इसको समझना बिल्कुल आसान है। अगर आप वीडियो में रहे, बने हुए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पार्श्व विस्थापन उसे कहते हैं। उत्तर देखिए, दिमाग से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जब हम अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखते हैं, जब हम अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखते हैं कि वह हर तरह से मेरे ही समान है, लेकिन ध्यान से देखने पर एक अंतर का पता चलता है। यदि हम आईने के सामने, यदि हम दर्पण के सामने अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है कि प्रतिबिंब का बायां हाथ उठ रहा है, और जब हम बायां हाथ उठाते हैं तो लगता है कि प्रतिबिंब का दायां हाथ उठ रहा है। इसी क्रिया को हम पार्श्व विस्थापन कहते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो प्रश्न को फिर से हम एकदम ध्यान से पढ़ते हैं आंसर को। जब हम अपना प्रतिबिंब, यानी कि आपका जो प्रतिबिंब है, जब आप आईने के सामने जाते हो, तो जब अपना प्रतिबिंब आईने में देखते हो तो लगता है कि मेरा जो चेहरा है वो आईना में मेरे ही समान दिखा रहा है, यानी कि मेरे ही बराबर है।
लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे आईना के सामने अगर आप दाहिना हाथ उठाओगे, दायां हाथ, तो लगेगा ना प्रतिबिंब का बायां हाथ उठ रहा है। ठीक है, इसी को हम कहेंगे पार्श्व विस्थापन। और अगर आप दायां हाथ उठाओगे तो लगेगा कि बायां हाथ उठ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे पार्श्व विस्थापन। इसी क्रिया को हम पार्श्व विस्थापन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये समझाऊंगा पी, और ये देखिए दर्पण के सामने आपने अगर कॉपी में क्या करिए, पी लिखिए बड़ा सा, और दर्पण के सामने लिख जाइए, तो आपको ऐसे इस प्रकार दिखेगा टेढ़ा। ठीक है, यानी ये सीधा है और इस प्रकार है, तो इसी प्रकार चलता है। ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेरे मैंड का आंसर है, और मैंड वाला आंसर ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको समझ लेना है, इसका परिभाषा दे देना है, नहीं तो आप ये पिक्चर बना सकते हो बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाए तो। ठीक है, पी आप दर्पण के सामने लेकर जाओगे तो ये इस प्रकार चित्र दिखाएगा। आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल कहते हैं ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव। ठीक है, ध्रुव यानी कि पोल किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु के दर्पण को ध्रुव कहते हैं। जो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु होता है उसे हम उस दर्पण का जो है ध्रुव कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ये आपको फिगर दिख रहा है ना, ये फिगर जो है यहाँ पर जो ध्रुव बनता है यानी पी बनता है, पोल बनता है, उसी को हम ध्रुव कहते हैं। आप वो बहुत सारा बनाए होंगे प्रतिबिंब, इस प्रकार बनाए होंगे, इस प्रकार जैसे ये दर्पण है, इस प्रकार जो ये प्रतिबिंब जाता है ना, तो इसको जो कहेंगे हम पोल कहेंगे, यानी एक ध्रुव कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहेंगे, जो बिंदु रहता है उसे हम ध्रुव कहेंगे। 27 नंबर सवाल देखिए, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, ठीक है, उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और वक्रता केंद्र को सी से निरूपित करते हैं, है ना, इसको विस्थापित जो है सी से करते हैं, याद रखना। ठीक है, वक्रता केंद्र को सी से। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए वक्रता त्रिज्या उसे कहते हैं गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे, यानी कि उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ये दोनों आंसर सेम लग रहा होगा आपको, यहाँ पर ध्यान फर्क है क्या इसमें? देखिए उसमें है कि गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे, और गोले की त्रिज्या को हम दर्पण का यानी वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, और अभी जो है काफी क्वेश्चन कवर करेंगे, और मैंने आपको बता चुका हूं कि 3 या 4 वीडियो में मैं समाप्त कर दूंगा, तो वेट से रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 29 नंबर सवाल देखिए, 29 नंबर सवाल कहता है प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दोनों बात बराबर है, चाहे आप प्रधान बोलो या मुख्य अक्ष बोलो। ठीक है, उत्तर देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। सिंपल सी है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान कहते हैं। सिंपल है, आपको समझाऊंगा फिगर के माध्यम से, एक छोटा सा समझाऊंगा, आप समझ जाओगे, बिल्कुल आसान है। देखिए सवाल को, आंसर को ध्यान से देखिएगा, आंसर आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन मैं आपको बताऊंगा ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, तो ध्रुव मतलब क्या होता है? पोल, है ना, यानी ध्रुव। तो एक ध्रुव है यहाँ पर P है, यानी कि ध्रुव को हम पोल बोलते हैं, P है, और वक्रता केंद्र यहाँ पर है C, और यही दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा को हम क्या कहेंगे? दर्पण या मुख्य अक्ष कहते हैं। दोनों को मिलाती है ना, वक्रता केंद्र और पोल को जो सरल रेखा मिलाती है, सरल रेखा किसे कहते हैं? जो सीधा की दिशा में गमन करती है। तो जब भी याद रखना, पोल और वक्रता केंद्र को जो भी सरल रेखा मिलाएगी उसे हम प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, सिंपली तरीके से है, ज्यादा आपको हार्ड याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, अवतल दर्पण के 4 उपयोग लिखें। अवतल दर्पण के 4 उपयोग लिखें, ये तो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलिए हम उत्तर देखते हैं। अगर आपको इसका आंसर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर सवाल देखिए, अवतल दर्पण के 4 उपयोग लिखें। अवतल दर्पण के 4 उपयोग लिखें। अच्छा, मैं फिर से एक बार रिविजन करूंगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दिख रहा है ना स्क्रीन पर? अवतल दर्पण
और उत्तल दर्पण ये किसका प्रकार है, यानी कि ये दोनों जो है ये किसके प्रकार है बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, मैं सभी का कमेंट में यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है। तो अवतल दर्पण के 4 उपयोग लिखे, उत्तर देखिए। अवतल दर्पण के 4 उपयोग निम्नलिखित है। पहला है हजामती दर्पण के रूप में, दूसरा है डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि को जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा है सोलर कुकर में परावर्तक के रूप में, सोलर कुकर के परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फोर्थ है सर्च लाइट, कार, टेबल लैंप इत्यादि में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो आई होप आपको अवतल दर्पण के 4 उपयोग बोले तो ये 4 को लिख देना है, ये 2 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बार और रीजनिंग करते हैं। हजामती दर्पण के रूप में हम अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हजामती बनाने के लिए आए वो छोटा छोटा बाल अवतल दर्पण में बड़ा बड़ा दिखाई दे, ठीक है, इसलिए उसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सेकंड देखिए, डॉक्टरों द्वारा रोगियों में नाक, कान, गले इत्यादि को जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और सोलर कुकर, जिसको बोलते हैं सोलर कुकर, पकाने वाला कुकर नहीं, दूसरा सोलर यानी कि सन कुकर, ठीक है, सोलर कुकर के प्रवर्तक रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और सर्च लाइट, कार, टेबल लैंप में भी परावर्तक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग भी देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग 2 उपयोग आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसका 4 उपयोग नहीं बोलेगा, 2 ही उपयोग बोलेगा आएगा। तो ये क्वेश्चन, जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे तो इसी प्रकार पूछेगा, इतना टस नमस करेगा सवाल। अगर बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार आ जाए कि उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखे तो सवाल ऐसे रहेगा, ठीक है, उल्टा नहीं रहेगा। तो बस आपको नोट्स मिलेगा तो याद करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। उसके बाद आपको रीजनिंग करेंगे, तैयारी करवाएंगे, उसके बाद टेस्ट करवाएंगे कि आप लोग कितना स्टडी किए हैं घर में अच्छे से। तो उत्तल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित है। पहला है सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में, सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में। दूसरा है मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। ये दोनों जो है उत्तल दर्पण का उपयोग है, यानी सड़क या गली में जो स्ट्रीट लाइट लगा रहता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और मोटर गाड़ी के साइड मिरर में जो रहता है ना, साइड मिरर में, वो भी उत्तल दर्पण का रहता है, ठीक है। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अवतल दर्पण एक तरफ है, एक तरफ उत्तल दर्पण है, ठीक है। पहला देखिए अवतल दर्पण का अंतर है, इसका परावर्तक सतह बीच में धंसा होता है। मैंने शुरू में बताया था पहला वीडियो में अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो अब इस वीडियो में बताया है अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो उसका परावर्तक सतह जो है बीच में धंसा होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। और उत्तल दर्पण जो बीच में उभरा रहता है, ठीक है। तो इसका सतह बीच में धंसा रहता है या धंसा होता है, और इसका सतह बीच में जो है उभरा रहता है, इसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। दूसरा अंतर देखिए, इसका फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण में देखिए इसका फोकस काल्पनिक होता है। काल्पनिक मतलब आभासी। तीसरा देखिए, यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण जो है वास्तविक एवं काल्पनिक यानी वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल दर्पण में यह केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। फोर्थ अंतर देखिए, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब बड़ा, छोटा या एवं बराबर होता है, ठीक है। यानी कि अवतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है बड़ा, छोटा और दोनों यानी कि तीनों होता है, बराबर होता है, छोटा होता है। लेकिन आप जो है बोर्ड एग्जाम में लिखना कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बड़ा ही बनता है, ठीक है। आप लिख देना, नहीं तो आप तीनों लिख सकते हो, आपके लिए बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर बड़ा का यूज हो गया तो समझ लो ये अवतल दर्पण का उपयोग हो रहा है। उत्तल दर्पण में देखिए, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का छोटा होता है और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बड़ा होता है। अब देखिए 5वां अंतर क्या कहता है, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसे अभिसारी दर्पण कहेंगे। और उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहेंगे। ये आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। इस दर्पण को अपसारी कहा जाता है, तो ऑप्शन दे देगा उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी कहेंगे, उत्तल दर्पण को हम अपसारी कहेंगे। तो क्लियर है, एक बार और रिवीजन करेंगे। इसका परावर्तक सतह बीच में धंसा होता है, इसका परावर्तक सतह बीच में उभरा रहता है, इसका फोकस वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस जो है काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण में है यह वास्तविक एवं दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं और ये केवल जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है यानी तीनों बनता है, बड़ा, छोटा और बराबर बनता है। और इसमें जो है प्रतिबिंब जो है वस्तु का आकार का छोटा बनता है। इसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसे हम अपसारी दर्पण कहते हैं। तो यहाँ तक तो सभी को क्लियर है, क्लियर है ना? तो कमेंट बॉक्स बताना कोई डाउट हो तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने हाजिर है। थर्ड वीडियो रहेगा आपका दर्पण सूत्र को परिभाषित कीजिए। और ये जो फिगर बनता है ना, जैसे कि एक प्रकार अनंत पर वस्तु रहता है तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, फोकस पर रहता है तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, उसके लिए अलग वीडियो रहेगा जो थर्ड में बात करेंगे। ठीक है, सेकंड वाले में हम यहाँ तक कवर करेंगे, आवर्धन तक कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान से देखना। यहाँ पर टाइप करने में गलत हुआ, यानी कि लिखने में गलत हुआ। आपको एक समतल और अवतल एवं उत्तल दर्पण दिया गया है जिसके सतह को बिना छुए, ठीक है, जिसके सतह को बिना छुए स्पर्श किए पहचानना है। यानी आपको एक समतल दर्पण भी मिला, अवतल दर्पण भी मिला और एक उत्तल दर्पण भी मिला, और वो एक आपके टेबल पर रखाया हुआ है और उसको बिना छुए, ठीक है, बिना छुए उसको पहचानना है कि कौन सा दर्पण जो है अच्छा है, यानी कि किस दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम देखिए, अब हमको उत्तर में समझना है। ये जो है हिंदी मीडियम में समझ जाओगे आप आराम से। उत्तर में लिखना है आपको, बारी बारी से तीनों दर्पण के सामने एवं वस्तु को लाते हैं और दर्पण में बना प्रतिबिंब को देखते हैं। ठीक है, यानी तीनों दर्पण जब टेबल पर रखा है खड़ा खड़ा, तो उसके सामने कोई वस्तु को लाएंगे और बारी बारी से देखेंगे तक किसमें कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए, देखिए, यदि दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु का आकार का बराबर बनता है तो वह दर्पण जो है समतल दर्पण होगा। जब आप दर्पण के सामने किसी वस्तु को ले जाएंगे और उस वस्तु का प्रतिबिंब अगर सीधा और वस्तु का आकार का बराबर बनेगा तो वह कौन सा दर्पण कहलाएगा? समतल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण को कैसे पहचानना है। उत्तल दर्पण को, यदि वस्तु में बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे या सीधा बने तो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, आप तो समझ गए ना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? बड़ा बनता है, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। तो किसी भी वस्तु में बना प्रतिबिंब सीधा एवं बड़ा होता है, सीधा एवं यहाँ पर बड़ा होगा, सीधा एवं बड़ा बनता है तो दर्पण जो है अवतल दर्पण कहलाएगा। तीसरा देखिए, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा एवं वस्तु के आकार का छोटा होता है तो वह जो है उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो आप तो बिना छुए सभी दर्पण को पहचान जाओगे। दर्पण के सामने बारी बारी से सभी वस्तु को लेकर आइएगा और जिसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके अनुमान से आप उसका नाम रख देंगे कि ये उत्तल दर्पण है, या अवतल दर्पण है और ये समतल दर्पण है। ठीक है, तो आई होप तो आप समझ गए होंगे, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? तो उत्तर देखिए, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी, यानी वस्तु दूरी को हम u से विस्थापित करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v एवं फोकस दूरी f के बीच से संबंध बताने वाली सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, यानी वस्तु दूरी और फोकस, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस की दूरी के बीच जो संबंध बताएगा उसी को हम दर्पण सूत्र कहेंगे। यहाँ देखिए सूत्र के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे देखिए 1/v, तो भी हम किसे कहते हैं? वस्तु की दूरी को, भी हम किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी को कहेंगे। ठीक है, भी किसे कहेंगे? प्रतिबिंब की दूरी को कहेंगे, प्लस 1/u को क्या कहेंगे हम? वस्तु की दूरी कहेंगे, और इक्वल टू यानी बराबर 1/f, तो f जो है फोकस दूरी है। तो समझना है क्या कि ये जो है गोलीय दर्पण का सूत्र है। बोर्ड एग्जाम में आता है गोलीय दर्पण का सूत्र 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो याद रखना, प्रकाश का परावर्तन में अगर दर्पण की बात की जाए तो यहाँ पर प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। तो मैं आपको लेंस वाला भी पढ़ाऊंगा आगे चैप्टर में। तो ये दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये आपका गोलीय दर्पण का सूत्र है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए, मक्खन लग रहा होगा सबको, कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पर प्रश्न नंबर 35 है, आवर्धन का सूत्र किसे कहते हैं? आवर्धन का सूत्र किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। 2 नंबर का सवाल आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो और ये क्वेश्चन अधिकतर आया है साल में। ठीक है, तो आवर्धन का सूत्र किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहेंगे? आवर्धन कहते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर का सवाल है, याद रखना। 36 नंबर सवाल देखिए, आवर्धन का सूत्र है। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है? m बराबर -v/u, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को हम क्या कहेंगे? आवर्धन सूत्र कहेंगे। ठीक है, यानी कि -v/u। अब देखिए, मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, आवर्धन का सूत्र अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए, 2 नंबर के अगर आ जाए, तो आपको लिखना है क्या?
प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहेंगे, और उसके नीचे ये आवर्धन का सूत्र दे देना है। ठीक है, आवर्धन का सूत्र उसके नीचे देना है, m बराबर माइनस v बाई u, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। ठीक है, अगर आप इसके नीचे ये लिख देते हैं सूत्र, तो टीचर जांचने वाला ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण आपको अच्छा मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो आप जो है ये सारे क्वेश्चन को याद करिए। आज की इस वीडियो में मैंने 36 क्वेश्चन कवर किया, यानी कि टोटल बात करें तो आवर्धन तक आधा से बेसिक चैप्टर हम खत्म कर दिए हैं प्रकाश का परावर्तन का। एक वीडियो आएगा आपका, बता दिए थे उस पे कहाँ पर कौन सा वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। एक वीडियो उसमें रहेगा जिसमें आपको दर्पण का सूत्र जो है बराबर r/2 उसमें भी सिद्ध करेंगे। ठीक है, थर्ड वाली वीडियो में, और फोर्थ वाली जो वीडियो रहेगा वो सिर्फ प्रकाश का परावर्तन का न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल रहेगा तो 4 वीडियो में प्रकाश का परावर्तन पूरी समाप्त हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल भी आता है बोर्ड एग्जाम में, न्यूमेरिकल 2-3 नंबर का आता है। तो थर्ड वीडियो हम लाएंगे कल इंशाल्लाह, देखिए कैसे आती है वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना। और अगर आप अभी तक हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी तुरंत ज्वाइन हो जाइए, और ज्वाइन हो जाइए। नाम क्या है, टारगेट बैच 2021 में ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको जो है नोट्स दिया जाएगा, ये सारा नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो इसमें ज्वाइन हो जाइए। इसमें ज्वाइन होने के लिए मात्र आपसे 100 रुपया फीस लिया जा रहा है। 100 रुपया फीस इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपके चैनल के लिए, आप अपने चैनल के लिए कुछ सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप अपने चैनल के लिए कुछ सपोर्ट करिए। ठीक है, ये पैसा जो है आप लोगों का सारे आपके चैनल में उपयोग होगा। तो आप लोग इस ग्रुप में जुड़ने के लिए मात्र 100 रुपये आपका फीस लग रहा है, और ऑल टाइम जब तक आपका बोर्ड एग्जाम समाप्त नहीं होता है, ठीक है, तब तक आपको ग्रुप में ऐड रखेंगे और सारा गेस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नोट्स सब दिया जाएगा। ठीक है, तो फटाक से एकदम इस नंबर से मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए 7254018562। इस नंबर से हमें फॉलो करिए, आपको जो है जरूर आपको पीडीएफ मिलेगा और ग्रुप में ऐड होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।